नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से कल के मुख्य समाचार चैनल पर अपलोड नहीं हो पाए थे। इस कारणवश आज दिनांक 3 जून और 4 जून दोनों के मुख्य समाचार लेकर आया हूँ। कल यानी 5 जून को यूपीएससी 2022 का प्री का एग्ज़ाम है। जो कैंडिडेट्स इस बार अपेयर हो रहे हैं, सिविल एकेडमी परिवार की पूरी शुभकामनाएँ आप सभी के साथ हैं। आशा है आप सभी का पेपर अच्छा जाए और खिलते चेहरे के साथ आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलें। कूल माइंड से एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा। एक पानी की बोतल और एक ग्लूकोज का सैचेट साथ में ज़रूर रख लीजिएगा। अगर सही लगे तो सीसेट वाले पेपर से पहले एक डार्क चॉकलेट या कोई नॉर्मल चॉकलेट खा लीजिएगा। ऐसा कहा जाता है और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि मीठा खाने के बाद न्यूमेरिकल पेपर में एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट। चलते हैं खबरों की ओर। आते हैं पहली न्यूज़ पर। नो लैंग्वेज इज़ लेस देन हिंदी, इंग्लिश। ये आपका जीएस पेपर 2 का टॉपिक है। आप सभी जानते हैं लैंग्वेज को लेके भारत में विवाद आज से नहीं है, आज़ादी से पहले से ही है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की पूरी कहानी इसी विवाद पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में आने से ये लैंग्वेज पर विवाद ज़्यादा हो रहे हैं। विवाद काफ़ी पहले से हैं, बस अभी सोशल मीडिया के बहुतायत उपयोग के कारण ये आए दिन चर्चा में रहता है। भारत में इतनी विविधता है कि हर 100 किलोमीटर के बाद बोली बदल जाती है, खान पान के तरीके बदल जाते हैं। तो ऐसी विविधता में ये विवाद का होना भी अपने आप में एक लाजमी है। और यही कारण है कि आज तक हमारी अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। जब भी ये बात उठती है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए, तो साउथ इंडिया के 4 राज्य कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश, अब तो तेलंगाना भी, तो इन 5 राज्यों का आरोप ये रहता है कि हम पर हिंदी भाषा को थोपने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे हमारा अपना कल्चर, हमारी अपनी ट्रेडिशन इफेक्ट होते हैं, जो कि कुछ हद तक सही भी है। अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे इस आर्टिकल पर। तो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा कहा गया है कि कोई भी भाषा इंग्लिश या हिंदी छोटी या बड़ी नहीं होती है, या इंग्लिश हिंदी के अलावा और भी जो भी भाषाएं हैं वो किसी को भी कमतर आंकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाषा का अर्थ ही होता है भावम संप्रेषयति इति भाषा, यानी सीख कर उच्चरित की जाने वाली ध्वनि जो भाव को व्यक्त करे वही भाषा है। इवन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी मातृभाषा यानी मदर टंग पर ज़्यादा फोकस किया गया है। पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजी किसी भी राज्य या प्रदेश की अपनी मातृभाषा नहीं है, लेकिन आज हर स्कूल, हर कॉलेज में इंग्लिश मीडियम को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। इंग्लिश का ज्ञान होना अपने आप में समाज में एक बेहतर व्यक्ति के रूप में पेश करता है। ये एक स्टीरियोटाइप अभी हमारे समाज में बन गया है। इसका कारण ये है कि अब जब ग्लोबलाइजेशन पीक पर है, तो भाषा केवल भावों के आदान प्रदान का माध्यम मात्र नहीं रह गया है, अपितु अपनी क्षमताओं, अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार का कारण भी बन गया है। क्योंकि पूरे भारत का कोई अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो कनेक्ट स्टैब्लिश करने के लिए ये एक बेहतर माध्यम देखा गया। जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों का द्रविडियन इंडियंस से अगर कोई कन्वर्सेशन होगा तो वो अंग्रेजी भाषा में ही हो पाएगा, क्योंकि द्रविडियंस को हिंदी समझने में समस्या होगी और हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को तमिल, तेलुगु या फिर कन्नड़ा समझने में परेशानी होगी। यही स्थिति हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भी होती है कि जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं उन लोगों के साथ हमारी जो उनकी अपनी पहाड़ी भाषा है वो समझने में हमें कठिनाई होती है। तो इसलिए और प्लस हमें इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर कोई भाषा चाहिए तो वो अंग्रेजी ही हमें एक माध्यम के रूप में दिखाई देती है। इसी कारणवश हिंदी की देवनागरी लिपि और अंग्रेजी भाषा को भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया आर्टिकल 343(1) के अंतर्गत। शेड्यूल 8 में कुल 22 भाषाएं हैं फिलहाल, जिसमें से शुरुआत में केवल 14 ही डाले गए थे, बाद में फिर अमेंडमेंट करके बाकी 8 को ऐड किया गया। शुरुआत के जो 14 लैंग्वेज थे उसमें से आसामीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, काश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू थे। 1967 में 21वें संशोधन से सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में 71वें संशोधन से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया और 2004 में 92वें संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली को जोड़ा गया। लैंग्वेज की बात हम कर ही रहे हैं तो क्लासिकल लैंग्वेज भी देख लेते हैं। 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज की श्रेणी में डाला गया है। तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा,
तेलुगु, मलयालम और ओडिया। अभी 2 दिवसीय नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जो कि गांधीनगर गुजरात में हो रहा है, उसी पर ये आर्टिकल है। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी हैं, उन्होंने ये डिस्कशन किया कि कैसे लोकल ट्राइबल भाषा को टेक्नोलॉजी के हेल्प से रिवाइव किया जाए। इवन एक न्यू स्कीम की भी बात हुई, पीएम श्री स्कूल्स, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लेबोरेटरी के रूप में काम करेगी। भारत में कुल 15 लाख स्कूल्स हैं, जिसमें से 11 लाख सरकारी विद्यालय हैं, तो उनमें से 1% विद्यालय पीएम श्री स्कूल्स के अंदर आएंगे। चलिए, काफ़ी लंबा हो गया है डिस्कशन, आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर। इंडिया इजराइल टू इन्हेंस डिफेंस टाइज, ये आपका पेपर 2 का इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट होगा। एक्चुअली गुरुवार को भारत और इजराइल ने एक विजन स्टेटमेंट साइन किया। ये हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस कोऑपरेशन को और गहरा करेगा। भारत और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 30 साल कंप्लीट हुए हैं और इसी मौके पर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्ज इंडिया आए हैं। उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष श्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की। भारत के डिफेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इजराइल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइम मिनिस्टर के साथ भी उनकी मीटिंग हुई और ग्लोबल सिक्योरिटी में या फिर ग्लोबल स्टेबिलिटी में कह लीजिए, इन दोनों देशों का क्या योगदान हो सकता है, इस पर भी चर्चा हुई। अब आते हैं एक और न्यूज़ पर, यह भी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ही है। इंडिया सेंड्स सीनियर डिप्लोमेट्स टू काबुल फॉर टॉक्स विद तालिबान। जब ये तालिबान के लड़ाकों ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तब से किसी भी कंट्री ने उन्हें एज अ गवर्नमेंट ट्रीट नहीं किया है, उन्हें एज अ गवर्नमेंट कंसिडरेशन नहीं किया है। भारत की तरफ से पहली बार सीनियर डिप्लोमेट्स की एक टीम अफगानिस्तान दौरे पर गई है। इंडिया ने पिछले साल अगस्त में अपनी एम्बेसी वहां बंद कर दी थी और अपने सभी लोगों को वापस बुला लिया था। तो अभी रिसेंटली ही गुरुवार को तालिबान ने रिक्वेस्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट से कि वो अपनी एम्बेसीज वहां खोलें। जेपी सिंह, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान डिवीज़न के, वो इस टीम को लीड कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन हैं अरिंदम बागची, उन्होंने ये कहा है कि ये विजिट का कंक्लूजन ये ना निकाला जाए कि हमने तालिबान को डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दे दिया है। ये जस्ट सॉफ्ट डिप्लोमेसी है ताकि रिलेशंस पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। अनाज और दवाइयाँ सॉफ्ट डिप्लोमेसी में ही काउंट होती हैं। इसमें एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी इस पूरे प्रकरण में कि इस भारतीय डिप्लोमेट्स की जो टीम अफगानिस्तान गई है, उसमें एक लेडी ऑफिशियल है, जो कहीं ना कहीं तालिबान को ये डिप्लोमेटिकली बताने का प्रयास है कि वुमेन को भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए अफगानिस्तान में। लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में वुमेन का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। यह आपका जीएस पेपर 3 का टॉपिक होगा। ट्रेड डेफिसिट वाइडेंड टू अ रिकॉर्ड $23.33 बिलियन लास्ट मंथ। ये डेटा जनरली मंथली बेसिस पर आता है, तो इसका याद करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका फोकस एनुअल डेटा पर होना चाहिए। अब यहाँ 2 टर्म होते हैं, एक ट्रेड डेफिसिट और एक होता है ट्रेड सरप्लस। ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा। अगर आयात ज़्यादा हुआ तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे सामान खरीदने के लिए, और निर्यात कम होता है तो मतलब हमें बाहर से पैसे कम मिल रहे हैं, तो कमाई कम हो रही है और खर्च ज़्यादा हो रही है, तो ये घाटा हो गया। इसे हम व्यापार घाटा कहते हैं, यानी ट्रेड डेफिसिट। अब जो टर्म आता है वो है ट्रेड सरप्लस। अगर निर्यात बहुत ज़्यादा हुआ और आयात बहुत कम है, तो मतलब हमारी कमाई बहुत हो रही है और खर्च बहुत कम है, तो वो प्रॉफिट होगा, वो ट्रेड सरप्लस कहलाएगा। अब ट्रेड डेफिसिट का बढ़ना यानी व्यापार का कम होना यानी नुकसान होना। मई के महीने में ये $23.33 बिलियन तक बढ़ गया था, और एक्सपोर्ट हमारा जो देखें हम तो 15.5% से बढ़ के $37.3 बिलियन हुआ। लेकिन इसके साथ साथ इंपोर्ट भी बढ़ा। इंपोर्ट में 56.1% की बढ़ोतरी हुई और वो बढ़कर $60.62 बिलियन पर पहुंच गया। तो दोनों का डिफरेंस ही ट्रेड डेफिसिट है। अगर देखा जाए तो अभी तक का हाईएस्ट $22.91 बिलियन था, बट अब ये ट्रेड डेफिसिट $23.33 बिलियन हो चुका है। इंपोर्ट के बढ़ने का एक कारण ये भी है कि जो रसिया यूक्रेन वार हुआ उसके कारण तेल के प्राइस में काफ़ी इजाफा हुआ है, जो कि पूरे वैश्विक स्तर पर सभी देशों को इफेक्ट किया है। ये तो थी कल की खबरें। अब आते हैं आज की खबरों पर।
न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ई वेस्ट रिसाइकलर्स। ये आपका जीएस पेपर 3 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले टॉपिक के अंदर कवर होगा। इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। अब जैसे आप अभी ये वीडियो या तो किसी मोबाइल, किसी टैबलेट या किसी लैपटॉप में देख रहे होंगे। मान के चलिए कि स्मार्टफोन आज हर व्यक्ति का अभिन्न अंग बन चुका है। नो डाउट ह्यूमन के ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल है इन डिजिटल इक्विपमेंट्स का। बट अब ज़रा आप ये सोच के देखिए कि एक परिवार में अगर 3 सदस्य हैं और तीनों सदस्य एक एक मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो 140 करोड़ भारतीयों के हिसाब से ये कितना हुआ? लगभग 420 करोड़। इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन आईडीसी की माने तो एक कंपनी Xiaomi ने इंडिया में 1 साल के अंदर 8 लाख फ़ोन्स बेचे हैं, वो भी केवल 3 मॉडल के। और भी कितने मॉडल्स होंगे और भी न जाने कितनी कंपनियां होंगी। और ये मैंने आपको केवल इंडिया का डेटा दिया है। ऐसे कितने कंट्रीज़ में कितने ही मोबाइल बिक रहे होंगे। नाउ जस्ट इमेजिन वन थिंग, एक मोबाइल का लाइफ जनरली आजकल 2 से 3 साल रहता है। तो सोचिए कितनी बेकार मोबाइलें हमारे पास प्रतिवर्ष आ रही होंगी मार्केट में एज एन ई वेस्ट के रूप में। और ये तो केवल मैंने मोबाइल की बात की है। अभी तो हमने लैपटॉप, ईयरफोन, हेडफोन, ब्लूटूथ, हार्ड डिस्क, माउस, कीबोर्ड और न जाने कितनी सारी एक्सेसरीज़ को तो जोड़ा भी नहीं है। अब आपको ये पिक्चर थोड़ा क्लियर होगा। अब इनको डायरेक्टली हम डंप कर नहीं सकते हैं। अगर हम इसे डायरेक्टली पानी में डंप करेंगे तो ओशन कॉन्टेमिनेट होगा, ज़मीन के अंदर डालेंगे तो ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेट होगा, और खुले में छोड़ेंगे तो उतना स्पेस भी नहीं है हमारे पास, और प्लस कुछ एलिमेंट्स इसमें रिएक्टिव भी होते हैं तो रिएक्ट करके एयर पॉल्यूट करेंगे, सॉइल पॉल्यूट करेंगे। तो इसका उपाय रिसाइकल और रीयूज़ ही है, और यही इसका बेस्ट ऑप्शन भी है। रिसेंटली ही ई वेस्ट पर नए रूल्स लाए गए हैं। तो उसके अनुसार कंपनीज़ को अपने ई वेस्ट का 60% से लेकर 80% तक प्रोडक्ट को रिसाइकल करना है। इस ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में 21 प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स को नोटिफाई किया गया है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। 2018 में फिर इसमें संशोधन किया गया। इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको ब्रीफली मेंशन कर रहा हूँ। पहला कि प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर उसके प्रोडक्ट ई वेस्ट में जा रहे हों तो उसे ही उसको रिसाइकल या रीयूज़ करना होगा। सेकेंड कि ई वेस्ट कलेक्शन का एक मैकेनिज्म हो। तीसरा कि रिसाइकलिंग प्रोसेस इन्वायरमेंट को हार्म न करे। चौथा कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में मिनिमम हैजार्डस सब्सटेंस का यूज़ हो। 2019 में यूपीएससी प्रीलिम्स में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका इंपॉर्टेंट फीचर है, तो वो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का है। एक और बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो खुद भी रिसाइकल करते हैं और थर्ड पार्टी के थ्रू भी करवाते हैं। वो थर्ड पार्टी इन ई वेस्ट को कलेक्ट करके रिसाइकल करेगी और एक डेटा तैयार करेगी कि दिस मच ऑफ क्वांटिटी हैज़ बीन रिसाइकल्ड। अब इसको वेरीफाई कौन करेगा? तो इसको वेरीफाई करेगा सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब जो प्रोड्यूसर कंपनी है वो इसको खरीद सकती है इन सर्टिफिकेट्स को। तो होगा ये कि ओवरऑल कंपनीज बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगी और साथ साथ प्रोडक्ट रिसाइकल भी होंगे। इन्वायरमेंट को मतलब सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान होगा। तो यहाँ एक पंथ से 2 काज नहीं, एक पंथ से अनेक काज हो रहे हैं। इस पूरे आर्टिकल से हमने ई वेस्ट को जाना, ई वेस्ट से रिलेटेड रूल्स जाने। ई वेस्ट मैनेजमेंट एक चैलेंज है, लेकिन गवर्नमेंट की इस पॉलिसी ने एक राहत दी है तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं। ज़रूरत है उनको तलाशने की। ये काफ़ी लंबा डिस्कशन था बट होप कि फ्रूटफुल लगा हो आपको। अब आते हैं अगले न्यूज़ पर। यूपी टू पुश इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी। ये आर्टिकल जीएस पेपर 3 के सिक्योरिटी के अंदर आएगा। एक्चुअली अभी उत्तर प्रदेश यानी हमारा उत्तम प्रदेश, यहाँ एक इन्वेस्टर्स समिट हुआ जिसमें प्रधानमंत्री भी आए थे। ही गेव अ स्टेटमेंट कि स्टेट वुड प्रोवाइड मोमेंटम टू इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी इन 21st सेंचुरी। Just look at these 10 years, Uttar Pradesh is going to be a major driving force in India. यहाँ पर टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी, कुमार मंगलम बिरला भी मौजूद रहे। तो यहीं पर प्रधानमंत्री ने 80,000 करोड़ के 1406 प्रोजेक्ट की नींव रखी। इवन अडानी ग्रुप ने यूपी गवर्नमेंट के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया है साउथ एशिया की सबसे बड़ी एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स सेटअप करने का। ये सेटअप उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के कानपुर सेक्शन में होगा। अडानी डिफेंस और एरोस्पेस यहाँ के 250 एकड़ कॉम्प्लेक्स में 1500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगी।
आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत यहाँ यूपी में 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, जो लगभग 30,000 जॉब्स का सृजन करेंगी। ये सब तो खुश होने वाला डाटा है, जो कि एक लेमैन के लिए है। हमारे लिए महत्वपूर्ण डेटा ये है कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है। एक्चुअली यूपी में एक कॉरिडोर बनाया गया है जिसमें 6 सिटीज़ को कनेक्ट किया गया है: आगरा, चित्रकूट, लखनऊ, झांसी, कानपुर और अलीगढ़। यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन होगा। ये आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आता है। ये एक काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिससे भविष्य में हमें किसी भी देश पर अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और फिर भविष्य में हम दुनिया में सप्लायर की भूमिका में भी आ सकते हैं। एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हैं इसमें कि इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है UPEIDA, यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश को ही क्यों चुना गया? इसके चुनने का 2 कारण है। पहला कि उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, तो मैक्सिमम लेबर फोर्स यहाँ पर है। और दूसरा कि जो नंबर ऑफ MSME है, मतलब कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज के जो मतलब नंबर ऑफ MSMEs हैं पूरे इंडिया भर में, उसके श्रेणी में यूपी टॉप पर आता है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इससे प्रदेश के बेरोजगार युवा को एक नया अवसर मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। कल है 5 जून, इन्वायरमेंट डे। कल आपके लिए कुछ विशेष न्यूज़ लेकर आऊँगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।